12 नवंबर 1736 ये वो वक्त था जब मराठाओं के नेपोलियन कहे जाने वाले पेशवा बाजीराव ने पहली बार अपनी सेना समेत दिल्ली का रुख किया। उनके पास कुल 50,000 घुड़सवारों की सेना थी। मराठाओं की सेना बुंदेलखंड से होते हुए यमुना नदी तक पहुंची, जहां से दिल्ली का सफर महज 4 किलोमीटर दूर था। पेशवा के निकटतम कहे जाने वाले मल्हारराव होलकर ने यमुना पार करते हुए मुगलों के एक एक कस्बे पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ये बात उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पता चली, तब वे घबरा कर पसीना पसीना हो गए। उन्होंने उसी हालत में अपनी पूरी सेना को मराठाओं के साथ भिड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। अवध के गवर्नर सादत खान अपनी सेना लेकर यमुना नदी के पास पहुंचे, जहां उनका सामना होलकर से हुआ। होलकर ने जब मुगल दस्तों को देखा, तब उन्हें लगा कि दुश्मन की सेना करीब करीब 12,000 है, मगर उनका यह अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। मराठाओं से भिड़ने आ रही मुगलों की फौज 12,000 नहीं बल्कि 50,000 थी। इस गलतफहमी को ले होलकर ने जब मुगलों की सेना से मुकाबला करने की कोशिश की, तब नतीजा कुछ और ही निकला। अपनी बड़ी फौज होने की वजह से मुगल मराठाओं पर जोरदार हमला करते हैं, जहां मल्हारराव होलकर को अपनी सेना समेत पीछे हटना पड़ता है। जंग में हुई हार की वजह से मल्हारराव होलकर वापस बाजीराव पेशवा के पास जाते हैं, जहां उन्हें बाजीराव के कड़े शब्दों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सादत खान अपनी सेना लिए आगे बढ़ते गए और मथुरा जाकर खान बंगज के साथ मिल गए। मुगलों की सेना अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मथुरा पहुंचने पर सादत खान ने बादशाह को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, मैंने मराठाओं को खदेड़ दिया है और अब चंबल पार पहुंचकर ही वापस लौटूंगा, यानी मराठाओं को पूरी तरह से हरा कर ही वापस लौटूंगा। इस खबर से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को गहरा सुकून मिला, मगर उनका यह सुकून चंद दिनों का था। होलकर को हराने के बाद मथुरा में जश्न का माहौल था। मुगल गवर्नर सादत खान और बंगज जीत का जश्न मनाने में मसरूफ थे। इसी दौरान एक सैनिक दौड़कर सादत खान के पास आया और कहने लगा कि मराठे दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। पहले तो सादत खान को यह बात मजाकिया लगी, क्योंकि दिल्ली से जाने का रास्ता आगरा से होकर गुजरता है और बीच में मुगल सेना पहरेदार की तरह वहां बैठी हुई थी। ऐसे में मराठाओं की सेना का दिल्ली तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन था। फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? सादत खान कुछ देर तक बस यही सोचते रहे कि मराठा दिल्ली गए तो गए कैसे। उनके हिसाब से यह खबर झूठी भी हो सकती थी, मगर सादत खान के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी फौज को तैयार किया और हड़बड़ी में दिल्ली भागना ही मुनासिब समझा। जब दुश्मन अपनी खुशी में मशरूफ हो, तब उसे कैसे चकमा दिया जाता है, इस बात को मराठाओं की दुधारी तलवार कहे जाने वाले बाजीराव अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए आगरा से नहीं बल्कि मेवाड़ की पहाड़ी रास्ते से दिल्ली का रुख किया। बाजीराव हमेशा अपने साथ हल्के बख्तर के घोड़े रखते थे, ताकि तेजी से मुकाम की तरफ पहुंचा जा सके। कुछ अंग्रेज इतिहासकार बाजीराव को मराठाओं का नेपोलियन कहा करते थे, जिसकी वजह थी उनकी सूझबूझ। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 30 से भी ज्यादा जंगें लड़ी, जहां उन्हें एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। बाजीराव को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठाओं का सबसे बड़ा युद्ध नीतिकार माना जाता है, जिसकी वजह थी उनका सटीक युद्ध शास्त्र। उनका यह दिल्ली अभियान भी इसी सटीक युद्ध शास्त्र का एक नमूना था, जहां आगरा के बजाय उन्होंने मेवाड़ के रास्ते से दिल्ली पहुंचकर दुश्मन को चौंका दिया था। अपने 50,000 से भी ज्यादा घुड़सवारों के साथ पेशवा अगले ही दिन दिल्ली पहुंच चुके थे। इस दौरान मराठा सेना ने 60 किलोमीटर की दूरी महज 2 दिनों में पार की। 29 मार्च 1737 का दिन, ये वो दिन था जब बाजीराव पेशवा अपनी सेना लिए दिल्ली की सरहद पर खड़े थे। उन्होंने एक जगह अपना डेरा डाला, जो शाही महल से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर था। बस एक हुक्म की देरी और बाजीराव पेशवा उस सल्तनत को अपने पैरों तले रौंद डालते, जिसने शतकों तक भारत की इस धरती पर राज किया था। मुगलों को हराकर बाजीराव न सिर्फ दिल्ली के लाल किले पर मराठाओं का परचम लहराते, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा जमा लेते। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? चलिए जानते हैं।
मराठाओं को अपने इतना करीब पाकर मुगल बादशाह को यह यकीन था कि अगली सुबह मराठाओं की सेना उन पर हमला कर देगी। मगर बाजीराव का इरादा कुछ और था। उन्होंने बादशाह को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, ये बात आपसे भी छुपी नहीं है कि हम आपके इतने करीब आ गए हैं। अगर मैं अपने सैनिकों को आज्ञा दूं तो वे एक ही झटके में दिल्ली पर चढ़ाई कर सकते हैं, मगर मैं शहर में मौजूद आम जनता को परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए चलिए मिलकर शांति का रास्ता निकालते हैं। अगर कल तक मुझे आपसे कोई जवाब नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। बाजीराव के इस धमकी कम चेतावनी से भरे खत का मतलब था बादशाह से एक शांति प्रिय तरीके से ट्रीटी साइन कराना। बादशाह ने इसका जवाब भी भिजवाया कि पेशवा बाजीराव खुद ही अपने 5 सिपाहियों के साथ दरबार में अपनी पेशी दे। मगर यह बात पेशवा बाजीराव को कतई मंजूर नहीं थी। वे इतनी दूर आकर बादशाह के किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते थे। ऐसे में बाजीराव बादशाह के सामने कुछ शर्तें रखते हैं जिसका जवाब बादशाह ने उन्हें भेजना मुनासिब नहीं समझा। वो रात मुगल बादशाह और दिल्ली वासियों के लिए दहशत वाली रात साबित हुई, जहां सबके मन में इस बात का ही डर था कि खुदा न खास्ता अगर मराठाओं ने दिल्ली पर हमला कर दिया तो न जाने क्या होगा। सादत और बंगज की फौज बड़ी थी, मगर इसके बावजूद भी मराठाओं ने उन्हें हरा दिया तो बादशाह के पास केवल 2 ही रास्ते बचते थे, या तो आत्मसमर्पण कर पेशवा बाजीराव से संधि कर ले या फिर यमुना नदी पार कर दिल्ली छोड़ भाग जाए। उसी रात सारे नावों को भी मंगवाया गया, जहां उन्हें महल के खिड़की तले इकट्ठा किया गया ताकि मराठाओं के हमले के वक्त बादशाह को सुरक्षित महल से बाहर निकाला जा सके। बादशाह के साथ साथ सारे मुगल गवर्नर्स को भी ये लग रहा था कि हार उनकी ही होने वाली है, सिवाय एक को छोड़कर। इस एक मुगल गवर्नर का नाम था अमीर खान। अमीर खान के पास कुल मिलाकर 12,000 से भी ज्यादा घुड़सवार और करीब 20,000 तक पैदल सेना थी। उसने इस सेना के बलबूते पर बादशाह के साथ मिलकर मराठाओं को हराने की योजना बनाई। बादशाह को भी इस योजना पर भरोसा हुआ, जहां उन्होंने अमीर खान की बात मानकर मराठाओं के साथ जंग लड़ने की इजाजत दे डाली। आमिर खान ने मराठाओं से लड़ने के लिए एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक योजना बनाई थी। उसे पता था कि खुले मैदान में वो मराठाओं का सामना नहीं कर पाएगा, मगर अपनी मजबूत आर्टिलरी यानी तोपों के सहारे वो एक डिफेंसिव अटैक कर सकता था। कई अंग्रेज इतिहासकार आमिर खान की बनाई इस योजना के बारे में लिखते हैं, आमिर खान की योजना वाकई में लाजवाब थी, मगर कुछ अति उत्साही सरदारों ने उसके इस योजना को बर्बाद कर दिया। इनमें से एक था मीर हसन कोक। उसने आमिर खान को डरपोक करार देते हुए बाकी सरदारों को आगे बढ़कर हमला करने की सलाह दी, जो निहायती बेवकूफी से भरा फैसला था। आमिर हसन को आगे बढ़ता देख बाजीराव पेशवा ने अपने 500 घुड़सवारों को उसे रोकने भेजा। हालांकि ये पेशवा की चाल थी। इतने कम घुड़सवारों को देख वे दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब मीर हसन ने उन 500 घुड़सवारों को अपने तरफ बढ़ते देखा तब उसे वे आसान शिकार लगे। शायद वो पेशवा की इतने कम सैनिक भेजने की चाल को भाप नहीं पाया था। बस इसी वजह से उसने तेजी से उन घुड़सवारों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ते बढ़ते वो इतना आगे बढ़ गया कि मुख्य मुगल खेमा उससे बहुत दूर निकल गया। इसी बीच पेशवा बाजीराव ने अपने घुड़सवारों को पीछे मुड़ने के आदेश दिए। जैसे ही मराठाओं के 500 घुड़सवार पीछे मुड़े, मीर हसन को लगा कि ये एक सुनहरा मौका है मराठाओं की सेना को धर दबोचने का। ऐसे में वो अपनी सेना समेत और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और मात खा गया। उधर हमले के लिए तैयार बैठे राणोजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर ने एक सरप्राइज अटैक करते हुए मीर हसन की सेना को चारों ओर से घेर लिया। एक जोरदार लड़ाई हुई जहां मीर हसन बुरी तरह से घायल हो गया। हसन को जब होश आया तब वो बेहोशी की हालत में जमीन में लथपथ पड़ा हुआ था, जहां उसके सैनिक उसे उठाकर मुगल खेमे में ले जा रहे थे। मीर हसन की ये नासमझी मुगल सेना को बहुत भारी पड़ी, जहां एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने पेशवा बाजीराव का दिल्ली तक का रास्ता आसान कर दिया। मैदान अब पूरी तरह से साफ था, जहां पेशवा आसानी से दिल्ली की ओर बढ़ सकते थे।
मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। आगे बढ़ने के बजाय बाजीराव पेशवा पीछे हट गए और राजपूताना में एंटर करते हुए अजमेर चले गए। बाजीराव हमेशा से ही ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली में कोई लूटपाट हो। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि सादत खान और बंगज की सेना किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकती है। ऐसे में उनसे अकेले निपटना पेशवा के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। और वैसे भी दिल्ली पर राज करने की पेशवा बाजीराव की कोई मंशा नहीं थी। उनकी राजधानी पुणे थी और वे दिल्ली में महज अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। ऐसे में दिल्ली पर आक्रमण कर खुद को दिल्ली के महल में कैद कर लेना पेशवा बाजीराव को कतई मंजूर न था। बस इसी वजह से दिल्ली को इतना करीब पाते हुए भी उन्होंने उस पर अपना कब्जा नहीं जमाया। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पेशवा बाजीराव ने मराठाओं के अधीन दिल्ली को क्यों नहीं किया। बस यही से आपकी इजाजत चाहता हूं, मगर एक आसान से सवाल के साथ। दोस्तों, बाजीराव पेशवा की बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उन्होंने एक रोज मुगल फौज से बुंदेलखंड की रक्षा की थी। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि मुगलों के साथ हुए उस युद्ध में मुगलों की कमान किस गवर्नर के हाथों में थी? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।